आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। लेकिन पारिस्थितिकी यदि रहेगा तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आगे है, अब समझेंगे हम लोग कि इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किस किस बातों को पढ़ेंगे। तो देखिए, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जीवधारी का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु और वातावरण के पारस्परिक मतलब क्या होता है? आपस में। और संबंध का मतलब तो जानते ही हैं, यानी कि जीवधारी और उनके वातावरण से जो उनका संबंध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या अंग्रेजी में उसको इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्या समझ में आया? मतलब जीव और उस जीव का जो संबंध है किससे? वातावरण से। तो इसी को ही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि जीवधारी एवं जीवधारियों के वातावरण से संबंध होने को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अगर पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी क्या होता है, तब क्या कहेगा? इकोसिस्टम कहिएगा। पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। और वहीं पारिस्थितिकी यदि बात करें तो उसका अंग्रेजी आपको इकोलॉजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए, किसके किसके बीच की अध्ययन की बात होती है? अगर आपसे प्रश्न पूछ दे और प्रश्न इसी टाइप पर पूछता है कि किन में जीवधारी और उनके वातावरण से संबंधित बातों का अध्ययन होता है, तो पारिस्थितिकी में ऑप्शन दे देगा, आनुवांशिकी में ऑप्शन दे देगा, फिर आपको इकोसिस्टम में। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी में आपको जीवधारी और वातावरण से जो उसका संबंध है, इन बातों को जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसे हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में भली भांति बहुत अच्छा तरीका से आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या है प्रश्न? इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी वर्ड, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यदि चर्चा करें तो रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। इकोलॉजी का हिंदी तो बता दिए हैं। बताइए, इकोलॉजी का हिंदी क्या? पारिस्थितिकी होता है। और इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया, जैसे कि आप प्रश्न पढ़े थे हिस्ट्री में कि पाकिस्तान किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वही बात कर रहा है कि इकोलॉजी एक वर्ड है, एक शब्द है, और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो कौन व्यक्ति किए थे? बताइए। तो रीटर ने किया था। और प्रश्न यहाँ से एक और बन रहा है कि रीटर ने 1865 ईस्वी में किया है। मतलब कब किया गया है? 1865 ईस्वी में किया है। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया है। कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम यदि कहे तो सबसे पहले रीटर नाम का व्यक्ति था जिन्होंने 1865 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। साथ में उनके बाद अर्नेस्ट हैकल नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? अर्नेस्ट हैकल नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने 1869 ईस्वी में पुनः इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। तो बताइए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया है? साथ में आपको यह भी बताना है कि सेकंड बार किसने और कब किया है। प्रथम रीटर ने किया है 1865 में। सेकंड बार किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल ने किया है। कब किया है? 1869 में किया। तो देखिए, सबसे पहले किसने किया है? रीटर ने किया है। ठीक है, तो और उसके कब किया है? 1865 में। देखिए, अब यहाँ पर इन दो बातों को याद रखना बहुत ही आसान है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रीटर ने किया था। आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे व्यक्तियों को जब आवाज़ गुम हो जाता है तो यहाँ पर देखिएगा कंठ में एक माइक सा मशीन होता है और ये लगा करके ऐसे करके बोला जाता है। कभी देखे होंगे कोई मूवी वगैरह में आप, माइक लगा करके। तो माइक लगाएगा तो कौन माइक लगाएगा? इको माइक लगाएगा। इको माइक समझते हैं क्या होता है? जिसमें तार वगैरह कुछ भी नहीं होता है ना, उसको इको माइक बोला जाता है। ठीक है, और इको जो होता है ना, उसमें एक बार बोलिएगा तो इसमें से 10 बार आवाज़ निकलेगा, उसे इको माइक कहते हैं। तो वृद्ध आदमी सब जो जिसको आवाज़ नहीं निकलेगा प्राकृतिक रूप से, तो वो क्या लगा करके बोलेगा? माइक, इको माइक। तो इको माइक लगा करके बोलेगा।
कब बोलेगा, वृद्ध आदमी के मुंह से आवाज कब नहीं निकलेगा, तो जब वो रिटायर कर जाएगा तब। कब? जब रिटायर कर जाएगा। तो रिटायर से रिटर या और रिटायर कितने वर्ष में लोग करता है बताइए? 60-65 वर्ष में करता है ना। तो इसलिए हम लोग 60 नहीं याद रख के 65 उसको याद रखेंगे। तो बताइए काल रिटर जो है रिटायर कब करेगा? 1865 ईस्वी में। और कार्ल रिटर सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। सेकंड बार आपको इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कौन किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और ये कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था। 1869 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? कार्ल रिटर ने किया था और 1865 ईस्वी में किया था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए प्रथम बार किसने किया? फटाफट से। रिटर ने किया है। कब किया? 1865 में। रिटायर कब करेगा? 1865 में। अब 60 से 65 नहीं याद रखे, डायरेक्ट 65 याद रखा। 1865। नेक्स्ट बार में किसने किया इकोलॉजी शब्द का प्रयोग? अर्नेस्ट हैकल ने किया है। अर्नेस्ट हैकल ने किया है। कब किया है? 1869 में किया है। तो बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 1869 में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। लिखा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है? सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब क्या हो? सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। मतलब क्या हुआ तो जरा समझिएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी यदि बात हो तो ये आपको महासागर है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी जो है, अब खुद सोचिए महासागर में जो जल है, क्या सागर का जल सूख जाता है कि अस्थायी बना रहता है? अस्थायी रहता है ना। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? उसी बात पर इनको, उसी ट्रिक पर इसको याद कर लीजिए कि जैसे कहे सर्वाधिक अस्थायी मतलब सबसे अधिक अस्थायी, तो सोच लीजिए कि तालाब का जल जो होता है ना वो अस्थायी रहता है कि अस्थायी रहता है? तालाब का जल एक ही जगह होता है ना भाई, चारों ओर से जो घिरा हुआ रहता है तो एक ही जगह नहीं रहता है। लेकिन नदी का एक विशेषता है कि नदी का जल हमेशा चलमान रहता है और तालाब का जल चलमान नहीं रहता है, वो एक ही जगह रहता है। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? अब तो इसलिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी यदि कहे तो अस्थायी किस में रहता है? तालाब में। तालाब को जोड़ दिए, किस से जोड़ दीजिए? सागर से। सागर मतलब समुद्र से। कहने का मतलब सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी जब कहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महासागर। देखिए एक बात बताते हैं, सर्वाधिक अस्थायी अगर कोई व्यक्ति को 100 गाली दे दीजिए, 100 बात कह दीजिए, फिर भी वो आपको कुछ भी नहीं कहे, एकदम जैसे है वैसे स्टेच्यू बने रहे, स्टेच्यू मतलब मूर्ति बने रहे, वो एकदम अस्थायी बने रहे, मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे, तो हम लोग ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? महान कहते हैं, समझदार कहते हैं कि 10 को बात सुन करके भी वो एकदम अस्थायी बना हुआ, किसी को कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए याद रखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी यदि कहे तो इसका आंसर क्या बनेगा? महासागर। और महासागर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओशियन। क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। ठीक है, आप किस महासागर में रहते हैं? प्रशांत महासागर में। किस महासागर में रहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए मेरियाना ट्रंच यानी कि मृत सागर कहाँ पर है? प्रशांत सागर में। याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। रचना, आगे प्रश्न है रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली हुई इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? अब जरा ध्यान देंगे, अभी हम लोग पढ़े थे पारिस्थितिकी की परिभाषा, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, जो कि आपको जस्ट हम चर्चा किए थे। पारिस्थितिक तंत्र उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसे इकोसिस्टम कहते हैं, चर्चा किए थे ना। वही प्रश्न यहाँ पर है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को, इस प्रश्न को जरा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसलिए जरा रटिए मेरे साथ। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को, यहाँ तक पहले समझिए फिर से। रचना एवं कार्य की दृष्टि से मतलब क्या हुआ? रचना, आपके शरीर का रचना कैसा है और दूसरे व्यक्तियों का शरीर का रचना कैसा है? कुत्ता का शरीर का रचना कैसा है? बिल्ली का कैसा है? मतलब सबका रचना अलग अलग है ना। और सब आप अभी हाथ से आप खाते हैं, अब कुत्ता पैर से ही हाथ का भी यूज कर लेता है और पैर का भी यूज कर लेता है, मतलब चलने का भी यूज कर लेता है और खाने का भी यूज कर लेता है। तो रचना और कार्य दोनों का विभिन्न जीव जो जितने भी हैं सबका रचना और सबका कार्य क्या है? अलग अलग है। वही प्रश्न है कि रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के जीव और वातावरण की मिली जुली ही जो इकाई है
मिली जुली जो यूनिट है उसको ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो बताइए एक बार आप लोग फटाफट से, तो एक बार बताएंगे आप लोग कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जिसे अंग्रेजी में हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होगा? रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीव और वातावरण को मिली-जुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को याद हो गया। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीव और वातावरण की मिली जुली इकाई को ही हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और आप जो इकोलॉजी बोल रहे हैं, हम आपको उस समय ही बोल दिए। पारिस्थितिक का मतलब होता है आपको इकोलॉजी, पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी होता है। ठीक है, अगला है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और आपको सीखने को मिल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कहे या उसी को हम लोग परितंत्र भी कहते हैं। क्या सब कहते हैं, जल्दी बताइए। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, बात समझ गए? पारितंत्र है, पारिस्थितिक में पारी लगा है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहे या इसी को शॉर्ट में बोल दिया पारितंत्र। देखिए पारिस्थितिकी में से पारी के बाद सारा हटा दिया, तंत्र को जोड़ दिया, तो पारितंत्र हो गया। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र को और क्या कहते हैं? ये तो समझ में आ गया। और पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जब तंत्र लग जाए ना तो तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, यानी कि सिस्टम। क्या होता है? प्रणाली। ठीक है, जब तंत्र लग जाए तो सिस्टम जरूर लगाइएगा। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पारिस्थितिक शब्द का यूज किसने किया था? तो रीटर ने किया था। नेक्स्ट बार जो किया है वो अर्नेस्ट हैगल ने किया है। किसने किया है? अर्नेस्ट हैगल ने किया है। हैगल नहीं, हैकल है। यहाँ जो प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रश्न को अंतर कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? वहाँ था पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, और यहाँ है पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या परितंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है एजी टांसले। किसने किया है? एजी टांसले ने किया है। और बताएंगे कि एजी टांसले जो किया है वो कब किया है? 1935 ईस्वी में। 1935 में किया है। एजी टांसले जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है, कब किया है? 1935 ईस्वी में किया है। बात समझ में कुछ आ रहा है? यहाँ है देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, बोलिएगा जरा। पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र में लगा दीजिए अपने मन में तंत्र। अब वैसे भी सोचिए टॉ का अंग्रेजी क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। टॉ का अंग्रेजी क्या होता है? तो मतलब टी ही, मतलब तो और टॉ दोनों का टी ही होता है। इसका मतलब है तंत्र को अगर मन में हम तंत्रों सोच लेंगे ना तो याद रहेगा। क्या देखिए यहाँ तंत्र जब लगा रहेगा ना तो टी से तंत्र होता है ना, और टी से टांसले। नहीं समझ में आया मेरा बात? पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहेगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको पारिस्थितिक शब्द के प्रयोग में और पारिस्थितिक तंत्र के प्रयोग में। तो जब तंत्र लग जाए तो तंत्र टी से तंत्र, टी से टॉ, तो टी से टॉ, तो टॉ से टांसले ने किया। और टांसले का पूरा नाम भी जरा हम लोग जान लेंगे, एजी टांसले। क्या नाम है? एजी टांसले। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहे या पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया है। और कब किया है? 1935 ईस्वी में किया है। बात समझ गए ना? कब किया है? 1935 ईस्वी में। 1935 में, यानी कि 1935 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र का प्रयोग किया है। अब दोनों को अलग अलग करके जरा आप लोग बताएंगे हमको फटाफट से। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम क्या कहते हैं? अब जो नेक्स्ट है आपको पारितंत्र में, पारितंत्र को और क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है, पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य प्रकाश है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब एनर्जी का जो स्रोत है वो आपको सूर्य प्रकाश है। जरा इस प्रश्न को समझेंगे भी आप लोग, मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस प्रश्न को जरा डिटेल्स में हम बताते हैं, इसको जरा समझिएगा। अगर आप पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स करते हैं। और स्रोत का मतलब माध्यम भी होता है, तो आप लोग भी सही बताएं। अंग्रेजी में से हम रिसोर्स या सोर्स कहते हैं। तो यानी कि पारितंत्र में मतलब क्या हुआ? अब जरा समझिए। यहाँ पर पारितंत्र का परिभाषा पहले बता दिए कि विभिन्न जीव और वातावरण का मिला जुला हुआ जो रूप है या मिली जुली जो इकाई है उसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि पारितंत्र क्या पूछ रहा है, जरा बताएंगे आप लोग। पारितंत्र में, तो पारितंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है? मतलब आप समझिए, आप
पारितंत्र में कह रहा है, मतलब किस में कह रहा है? पारितंत्र में। पारितंत्र में कह रहा है ना, मतलब किस में कह रहा है? ऊर्जा में। नहीं भाई यार, क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करो। अभी जस्ट बताने पारितंत्र किसे कहते हैं? तो जीवधारी और वातावरण की जो मिली हुई जुली रूप है, मतलब ये हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि पारितंत्र में, मतलब किसके बारे में कर रहा है? पारितंत्र के बारे में। नहीं समझ जीव रहे हैं आप और लोग, वातावरण के बारे में बात ही नहीं समझ रहे हैं भाई। इस वर्ड में हम आपको पारितंत्र का मतलब बता दिए थे ना। पारितंत्र का मतलब क्या होता है कि जीव और वातावरण का जो मिला जुला हुआ रूप है उसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। अब उसको शॉर्ट में यहाँ पर पूछ रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है? पारितंत्र मतलब जीव और वातावरण, उसको जो ऊर्जा मिलता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश है। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे मेरा आप लोग? समझे। सूर्य प्रकाश जो है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर आपसे पूछे कि धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तब क्या होगा? तो धरती मतलब वातावरण नहीं होना हुआ ना, जीव और वातावरण का मिला जुला रूप हुआ ना, तो उसका स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। सीधी सी बात है। उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र कहे या पारिस्थितिक तंत्र कहे या ये कहते कि धरती पर ऊर्जा का स्रोत क्या? तो सूर्य प्रकाश है। ठीक है, तो बताइए कि सूर्य प्रकाश के माध्यम से खाना कौन बनाते हैं? पेड़ पौधा बनाते हैं। तो पेड़ पौधा स्वपोषी है कि परपोषी है? स्वपोषी है। अब ये बताइए कि सूर्य प्रकाश से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सूर्य प्रकाश से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? आगे प्रश्न है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? अब फिर से एक नया प्रश्न आपके लिए उभर कर आया है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। इस लाइन को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। बोलिए पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को नहीं आता। तो देखिए कार्यात्मक में कार्य लगा हुआ ना, अब कोई भी कार्य जो कीजिएगा तो सिस्टम से कीजिएगा ना, इसलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है मतलब कार्य करेंगे तो सिस्टम से। तो सिस्टम लगा हुआ किस में हम बोले थे? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में बोले थे। तो इकोसिस्टम का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? पारितंत्र होता है। इसलिए याद रखिएगा पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में खूब भली भांति आ गया होगा आपको। पर्यावरण की कार्यात्मक जैसे ही कहे हम बताए आपको कि कार्यात्मक में कार्य लगा हुआ है और कोई भी कार्य जो करेंगे हम लोग वो कैसे करेंगे? सिस्टम में। इसलिए पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा खूब अच्छी तरीका से। और ऐसे ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में अगर देखने को मिल जाए तो फिर फंसिएगा। तो बस एक ही हमारे ट्रिक को याद रखिएगा, वही आपको बेड़ा पार करेगा। तो हम आपको क्या बताए एक बार पुनः समझ लीजिए। कार्यात्मक में कार्य लगा हुआ है तो कार्य जो भी करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? सिस्टम में। तो जैसे सिस्टम याद आएगा तो इकोसिस्टम याद आ जाएगा, और जब इकोसिस्टम याद आ जाएगा तो उसका हिंदी भी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र आपको याद हो जाएगा। बात यहाँ तक समझे कि नहीं? अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, और सही बात है, जरा सोच के देखिए। अगर आप परिभाषा को नहीं समझे हैं अभी तक तो हमको पुनः फिर से बताइए आप लोग, क्योंकि परिभाषा से ही 2-4 प्रश्न यहाँ पर आराम से सॉल्व हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र समझे? बताइए किसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र? रचना और पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण की ये आप सही बात बता रहे थे, रचना एवं कार्य की दृष्टि से। बोलिए ना। रचना और कार्य की दृष्टि से। देखिए आप रचना फचना इस सब को भूल जाइए, एक ही चीज याद रखिए, जीव और वातावरण की जो मिली जुली इकाई को हम लोग कहते हैं। यानी कि अगर कोई कहेगा पारिस्थितिक तंत्र, इसका मतलब क्या समझेगा? जीव और वातावरण की मिली जुली इकाई को। नहीं समझे फिर आप पूरा बोल रहे हैं। जैसे ही कहीं बार कोई पारितंत्र वर्ड आ जाए, पारितंत्र, इसका मतलब वहाँ दो बातें समझिएगा, एक जीव समझेंगे और एक वातावरण समझेंगे। तो आप भी एक जीव है और आप जिस वातावरण में रहते हो वो आपका वातावरण हो गया। तो यानी कि जीव और वातावरण दोनों का जो मिला जुला हुआ रूप है या मिला जुली हुई जो इकाई है उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ये बात समझे कि नहीं? अगर आपसे पूछ दे कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जो है वो किससे बना हुआ है, तो आप जरा सोच के देखिए कि आपके वातावरण में बहुत सारे सजीव भी है और बहुत सारे निर्जीव भी है।
कि केवल सजीव है, ये बताइए? दोनों है ना। तो जो सजीव है उसको कहेंगे जैविक घटक, और जो निर्जीव है उसको क्या कहेंगे? अजैविक घटक। अब हमको लगता है कि प्रश्न नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जरा अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से बना हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न बन गया कि पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है? 2 घटकों से। और कौन कौन घटकों से मिलकर बना हुआ है? जैविक जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक मतलब जो जीव जंतु से जिसमें जीवन हो, और अजैविक मतलब जैसे प्लास्टिक हुआ, तो क्या वो जैविक घटक है? नहीं, वो अजैविक हुआ ना। प्लास्टिक क्या हुआ? अजैविक। अरे जैसे गोबर क्या है? जैविक घटक या अजैविक घटक? अजैविक घटक। नहीं सर, जैविक घटक है। जैविक घटक ना, वो जीव से उत्पन्न हुआ ना। जी, नहीं समझ में? चमड़ा जैविक घटक। जैविक घटक हुआ। कोयला अजैविक घटक है वो। नहीं, अजैविक और जैविक घटक है। जैविक घटक कैसे हुआ? वो किसी सजीव से पैदा हुआ है। नहीं। तो समझ में आया? पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन घटकों से? जैविक घटक और अजैविक घटक। अगर कहीं पर पारी तंत्र रहे या पारिस्थितिक तंत्र है तो किन 2 बातों को याद रखिएगा? जैविक और जीव और वातावरण। एक जीव और दूसरा वातावरण। क्या याद रखिएगा? जीव और वातावरण। जीव और वातावरण। अगला प्रश्न है आपका कि जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। अब जरा समझिए, अभी जस्ट बताए थे ना कि जैविक घटक का मतलब क्या बताए थे? जीव। जस्ट बताया ना कि जैविक मतलब जिसमें जान हो, जो सजीव हो। तो अब आप बताइए कि जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, सजीव हो। तो सजीव में कितने प्रकार के जीव को आप देख रहे हैं? ये बताइए, सजीव में कितने प्रकार के जीव को देख रहे हैं? एक तो आप खुद हुए, जंतु सब हुआ, और इसके साथ में आप पेड़ को भी देख रहे हैं, और पेड़ भी सांस लेता है, छोड़ता है। तो आप उसको भी सजीव की दृष्टि में रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। तो अगर आप रखेंगे तो याद रखिए, पेड़ पौधे हमारे लिए, वो एक तो बेचारा खुद भोजन बनाता है, और बनाने के साथ साथ में आपके लिए भी कुछ उत्पादन भी करता है। तो बताइए, पेड़ पौधे क्या उत्पादन करता है? ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? ऑक्सीजन का। और वो जो ऑक्सीजन का उत्पादन अगर नहीं करे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए याद रखिए, वो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है ना, इसीलिए हम लोग उसको उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। ठीक है, या उसको हम लोग प्रोडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्पादक है ना, तो अगर याद रखिए कि उत्पादक जो कहा अगर कहीं पर आए तो इसका मतलब क्या समझिएगा? पेड़ पौधा। उत्पादक आए तो क्या समझिएगा? पेड़ पौधा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग किसी चीज का निर्माण करते हैं? बताइए। नहीं करते हैं आप। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप उत्पादक नहीं करेंगे। अगर उत्पादक की बात हो तो याद रखिएगा, एक ही चीज को याद रखिएगा, पेड़ पौधा। किसको याद रखिएगा? पेड़ पौधा। आप कुछ उत्पादन नहीं करते हैं, आप बल्कि आप उपयोग करते हैं, आप उपभोग करते हैं। पेड़ पौधा उत्पादन करता है, फल का उत्पादन करता है, उस फल का आप क्या कर लेते हैं? सेवन करते। अभी जस्ट किस वर्ड की बात बताएं हम? उपयोग करते हैं। आप उसका यूज करते हैं ना। पेड़ पौधा से जो निकलता है उसका क्या करते हैं आप? उपयोग करते हैं। उपयोग को ही हम लोग उपभोग भी कह सकते हैं। तो बताइए, आप जो हुए उत्पादक हुए कि उपयोगकर्ता हुए? उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता को ही हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और अगर अर्थशास्त्र चैप्टर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप उपभोक्ता मतलब ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। क्या होता है? कस्टमर होता है। तो बताइए, हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग सामान को लेकर के उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो उपयोग करे ना उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता को अंग्रेजी में कंज्यूमर भी कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जो बिजली बिल आता है ना उस पर लिखा रहता है कंज्यूमर नंबर। आप गौर कीजिएगा, आपने अपने बिजली बिल पर जाकर के देखिएगा क्या लिखा रहता है? कंज्यूमर नंबर, यानी उपभोक्ता संख्या। यानी कि आप जो उपयोग कर रहे हैं आपका उपभोक्ता संख्या कितना है। बात कुछ समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, आप उत्पादक हैं कि उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता है। तो उत्पादक कौन है? पेड़ पौधा। तो देखिए, अभी जैविक के अंतर्गत 2 चीज आया। जैविक घटक के अंदर 2 चीज आया ना। क्या क्या आया? एक पेड़ पौधा आया और दूसरा हम लोग आए जो उपयोग करते हैं। चलते हैं, एक और है उस पर जरा चर्चा करते हैं। अब दूसरा है आपको अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होता है? हम मलमूत्र त्याग कर देते हैं और उस मलमूत्र को सुगर आकर के खा जाता है। नहीं, हम लोगों के समूह में अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जाए, हम उसको फेंक देते हैं। किसी जानवर को हम लोग फेंक देते हैं। अगर मनुष्य को छोड़िए, कोई जानवर ही मर जाता है, बैल भैंस गाय, उसको फेंक देते हैं और उसको गिद्ध आकर के खा जाता है, कुत्ता आकर के खा जाता है। इसका मतलब वो जो आप जो सामान को यूजलेस है, जिसका आप यूज करके छोड़ दिए, फेंक दिए। आप मछली खा लिए, कांटा छोड़ दिए, उस कांटा को बिल्ली आके खा जाती है, कुत्ता आकर के खा जाता है।
तो कहने का मतलब वातावरण में जो गंदे पदार्थ को मनुष्य के द्वारा जो यूजलेस है, जो आप यूज कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, उस पदार्थ को जो दूसरा जीव आकर के उसको ग्रहण कर ले, मतलब खा ले, अपने अंदर घोट जाए, तो इसलिए उसको हम लोग अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। फिर से बताइए क्या कहते हैं? अपघटक। अब घटक में घटक लगा हुआ है, इसलिए समझिए कि घोट जाएगा किसको? जो हम लोग नेरा छेड़ा देंगे, जो हम लोग फेंक देंगे। नहीं समझ रहे हैं मेरा बात? हम लोग जैसे कि पैखाना करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, उसको आकर के कौन यूज कर लेता है? तो शुगर हमारे वातावरण के लिए क्या हुआ? अपघटक। तो याद रखिए कि जैविक घटक के अंतर्गत 3 पॉइंट को याद रखेंगे। एक याद रखेंगे, सबसे पहले उत्पाद। उत्पाद करने वाला जो उत्पादक हुआ उसको उत्पादक कहते हैं। यहाँ उत्पाद नहीं है, उत्पादक है। जरा समझने का प्रयास कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। उत्पादक है तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें या प्राथमिक उत्पादक है तो उसके अंदर आपको पौधा आता है। और उपभोक्ता कौन हुआ? हम लोग हुए जो उपयोग करता है। और उपभोक्ता के बाद और कौन है? घटक। तो याद रखिए कि जैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटक को कितने भागों में बांट दिया गया है? कौन कौन से फटाफट से बताएंगे आप लोग? कौन कौन है? इस तीनों को सीरियल से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता पूछेगा तो पेड़ पौधा होगा, द्वितीय उपभोक्ता पूछेगा तो मनुष्य होगा, और तृतीय उपभोक्ता पूछेगा तो अपघटक होगा। और अपघटक के अंतर्गत कोई जीव का भी नाम दे सकता है, जैसे सुअर दे दे, गीध दे दे, कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, ये सब रह सकता है। बस इतना आम भाषा में समझिए कि जो हम लोग नेरा छिड़ा देते हैं, उसको अपने वातावरण में कहीं पर फेंक देते हैं और वह उसका यूज कर लेता है, तो उसको हम लोग अपघटक कहते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जैविक घटक को कितने भागे बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से भाग है बताइए? उत्पादक, उपभोक्ता और चलिए नेक्स्ट जो है आपको, उत्पादक द्वारा खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक क्या कहलाता है? अब जरा देखिए, हमारे बातों को आप वहाँ पर जैविक घटक को जब समझाए थे तो उस चीज़ को समझे या नहीं समझे बोल दीजिए, क्योंकि फिर देखिए उससे जुड़ा हुआ ठीक नीचे आ रहा है। तो पुनः हमको बताइए पहले आप लोग, वो उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो बताएंगे उत्पादक मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। चलिए, उत्पादक मतलब पेड़ पौधा होता है ना। उत्पादक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो उस उत्पादक शब्द का अर्थ हुआ उत्पादन करने वाला। तो उत्पादन करने वाला क्या है? पेड़ पौधा। और वो जो उत्पादन करता है हम लोग उसका क्या कर लेते हैं? उपयोग करते हैं, अर्थात उपभोग करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। जिस सामान को, जिस वस्तु को उपयोग करके हम लोग छोड़ देते हैं उसको अपघटक। और उसका जो यूज वो करता है, सामान को अपघटक नहीं कहते हैं, उस सामान को यूज करने वाले को अपघटक कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? जो सामान छोड़ देता, वो यूज करता है, जो जीव आकर के उसको खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, उससे अपघटक कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब जरा चलिए, ठीक उससे जुड़ा हुआ नीचे है, जरा इसको समझेंगे आप लोग। उत्पादक द्वारा, अब रुकिएगा जरा, उत्पादक द्वारा मतलब पेड़ पौधा। उत्पादक द्वारा मतलब पेड़ पौधा के द्वारा। पेड़ पौधा के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ? खाने वाला पदार्थ। उत्पादित मतलब उत्पादन किया हुआ। ठीक है, उत्पादन मतलब उत्पादन किया हुआ। मतलब उत्पादक के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का जो उपयोग करने वाले घटक होते हैं। जरा समझेंगे प्रश्न यहाँ पर, जरा समझने का बात है यहाँ पर। ये साइंस है, साइंस से पढ़िए। उत्पादक के द्वारा मतलब सोचिए, उत्पादक में कौन आ गया? पेड़ पौधा के द्वारा। पेड़ पौधा के द्वारा, यहाँ नहीं देखना आप लोग को, मेरी बातों पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। उत्पादक के द्वारा उत्पादित, यहाँ तक समझ में आया? उत्पादक के द्वारा यानी कि पेड़ पौधा के द्वारा उत्पादित जो खाद्य पदार्थ, मतलब पेड़ पौधा के द्वारा उत्पादित होता है। क्या क्या होता है पेड़ पौधा के द्वारा? आम, फल बोलिए, सीधे फूल बोलिए, सब्जी बोलिए, ये सब हुआ आपको फल, फूल, सब्जी, ये सब जो हुआ उत्पादक के द्वारा खाद्य पदार्थ, उत्पादित पदार्थ हो गया। और उस उत्पादित पदार्थ को जो ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे? उपभोक्ता। समझ में आया मेरा बात? अब यहीं पर अगर आ जाए कि मानव के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ जो होगा उसका उपभोग कौन करेगा? अपघटक करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यही कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, जरा समझेंगे फिर से। तो देखिए, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? उत्पादक द्वारा मतलब पेड़ पौधा के द्वारा उत्पादित जो खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग करने वाले को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बताइए? नेक्स्ट फिर से आइए कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट बताए थे ना कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में
पेड़ पौधा। नहीं बताए थे अभी जस्ट हम? प्राथमिक उत्पादक में कौन आता है? दूसरा में कौन आता है? जीव जंतु हम लोग आते हैं, और तीसरा में जो आता है आपको घटक आते हैं। तो देखिए यहाँ से याद रखेंगे आप लोग कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद कि उसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें पेड़ पौधा आता है। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, जो उस पेड़ पौधा के द्वारा बनाए हुए पदार्थ को उपयोग करता है। और उसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता, अर्थात मानव के द्वारा, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है और उसका जो उपयोग करने वाला है, उसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जिसे अब घटक भी हम कह सकते हैं। तो बताइए उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अगला जो प्रश्न है आपका, वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं। तो बताइए आप हरे पौधे को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। साग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो याद रखिएगा, तो जो हरे पौधे को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अभी जस्ट आपको चर्चा किए थे, अब आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पर आप तो बताए कि प्राथमिक उपभोक्ता में पेड़ पौधा आएगा। तो देखिए हम एक निश्चित यहाँ पर कर गए हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? उपभोक्ता लगा है ना। तो उपभोक्ता मतलब क्या? तो उपयोग करने वाला। तो क्या बताइए उपयोग करने वाला उपभोक्ता पेड़ पौधा होता है? पेड़ पौधा उपयोग करता है, हम लोग करते हैं ना। इसलिए याद रखिए कि प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे हम, यहाँ उपभोक्ता था। अब घटक रहता ना, सॉरी घटक अगर रहता तो उसमें प्राथमिक घटक हम लोग उसको मान सकते थे। यहाँ उपभोक्ता लगा दे कि उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आएगा? तो जितने भी जीव जंतु है ना, क्योंकि देखिए हम लोग भी आएंगे कि नहीं प्राथमिक पे? पहले ये बताइए, क्योंकि हम लोग भी तो हरे पौधे का यूज करते हैं। और क्या बकरी आएगा कि आएगी कि नहीं आएगी? और गाय आएगी कि नहीं आएगी? भैंस आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में, सॉरी, जो जीव हरे पौधे को खाते हैं, जो जीव हरे पौधे को खाते हैं ना, जो हरे पौधे को खाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो बकरी, गाय, भैंस ये सब आपको प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ ये तो समझ गए कि जो जीव हरे पौधे को खाएंगे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में। अब जरा समझिए, प्राथमिक उपभोक्ताओं को, तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब उपयोग करना। गाय, बकरी, भैंस और हम लोग नहीं होंगे। हम लोग तो प्राथमिक उत्पाद, जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पर देखना नहीं आप लोग को, देखिएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयोग करने वाले जीव को क्या कहेंगे? जरा समझिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में खाता है। समझिए मेरा बात कि नहीं समझे? पेड़ पौधा खाएगा। एक तो हुआ कि आप लोग पेड़ पौधा को खाए, जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया, लेकिन कहता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, तो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए मतलब किसको खाया? गाय, बैल, बकरी, भैंस, जानवर, आदमी सबको खाया ना। अरे हम लोगों को भी कोई खाता है ना। तो अब जो उसको खाने वाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं मतलब कि प्रयोग करते हैं, उसे कौन सा जीव कहते हैं? उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो बताइए क्या भेड़िया आदमी को खाता है कि नहीं खाता है? आप ही लोग ने बोले कि जंगली सुअर आ गया है, और वो सुअर क्या करता है? आदमी को मार खाता है ना। खाता है कि नहीं खाता है? तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। और उसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं ना, लोमड़ी भी आते हैं, कुत्ता का जैसे रहता है, ये मोर भी आता है कि मोर आपको दूसरे जीव को खाता है। अरे मुर्गी सबको देखे कभी फतिंगा सबको खाते हुए, तो मोर भी उसी ग्रुप में आता है, तो उसे फतिंगे सब न खाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। तब अब प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि इनमें से कौन द्वितीय उपभोक्ता में नहीं आता है। तो आपको यदि 3 याद रहेगा, कौन कौन याद रहेगा? बकरी, लोमड़ी, बकरी नहीं, भेड़िया। बकरी थोड़ी ना मांस खाता है, बकरी मांस खाता है नहीं यार। लोमड़ी खाती है, भेड़ खाता है, और मोर। भेड़। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझिए। अभी जस्ट क्या होता है कि हम लोग किसको खाते हैं? हरे पौधे को खाते हैं, या हरा पौधा जो उत्पादन करता है उसको खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक नया प्रश्न उभर के आया कि अब आपको जो खाता है, आपको कहने का मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है उसको जो खाता है दूसरा जीव, उसको क्या कहेंगे? तो उसको द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। और द्वितीय उपभोक्ता में क्या सब आएगा? तो द्वितीय उपभोक्ता में वही जो प्राथमिक उपभोक्ता का खाता है, नहीं जो जीव को ही खाता है। उदाहरण है बहुत सारे। अच्छा एक बताइए,
मनुष्य जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में है कि द्वितीयक में है, ये बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता में। क्यों उसको द्वितीयक क्यों नहीं कहेंगे आप बकरी को नहीं खाते क्या? गाय को नहीं खाते हैं? कछुआ नहीं खाते हैं? पहले बताइए। जी खाते हैं। तो याद रखिए कि मनुष्य जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत भी आया और द्वितीयक के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि वह पेड़ पौधा भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। इसलिए इसको दोनों ग्रुप में आप रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भेड़िया जो है ना, भेड़िया जिसके बाल से क्या बनता है? कंबल बनता है ना। और मोर जो है नहीं, सरस्वती जी का सवारी, तो वो जो है क्या खाता है? सांप खाता है, छोटे छोटे सांप खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा से भी खाते हैं नहीं। और इसके बाद आप जो ये लोमड़ी क्या खाता है? वो भी आदमी उनमें खाता है। बात सॉरी आदमी कर रहे हैं, मतलब कोई भी छोटा छोटा जीव की खाता रहता है, मांस खाता है, बस ये समझिए। आदमी छोड़िए, मांस खाता है, बस ये समझिए। ठीक है, हाँ तो कुत्ता भी उसमें आया, बिल्ली भी आई। बात समझ में आ रहा है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो भोजन करने वाले होते हैं उसको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए अगले प्रश्न में चलिए। अब है कि जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, देखिए अभी जरा कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। पहले हरे पौधे को जो खाया उसको क्या कहें? प्राथमिक और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाया, अब जो द्वितीय को खाएगा उसको क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। नहीं माइंड लग रहा है जी। जो द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत क्या सब आएगा बताइए? बाघ से चीता, बाघ आता है, शेर आता है और चीता आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर आते हैं। तो जरा इस चीज़ को जरा माइंड आप लगाइएगा एग्जाम में, और क्योंकि ऑप्शन में ये रह सकता है कि इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है या इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, इनमें से कौन द्वितीयक है या ना नहीं है, या इनमें से कौन तृतीयक है या तृतीयक नहीं है। अब वहाँ पर जरा सोचिएगा, क्या बिल्ली जो है आदमी को खाता है? आदमी को नहीं खाना। अगर मांस बना के दिया जाए तो खा जाएगा। खा जाएगा, जी खा जाएगा ना। तो इसलिए वहाँ पर आप उसको जो रखेंगे, तृतीयक में भी होगा उसको बिल्ली। किस में रखेंगे? बिल्ली को बताइए। तृतीयक में रखेंगे। उसको हम लोग किस में रखेंगे बताइए आप लोग। तो अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि जैसे द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे भेड़िया आया, मोर आया, और इसको यदि कोई और खाता है कोई जानवर, तो यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना होगा इस प्रश्न में कि कौन सा जानवर वो उसको खाता है कि नहीं खाता है। तब जाकर के आप ये डिसीजन लीजिएगा कि यह द्वितीयक में आया कि तृतीयक में आया। अब जैसे मनुष्य के बारे में हम अभी चर्चा किए थे, तो मनुष्य यदि पेड़ पौधा खाया तो वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया। लेकिन मनुष्य अगर मीट खा लिया तो द्वितीयक तो द्वितीयक हो गया ना जी। और हम लोग मीट खाते हैं, जैसे बकरे का मीट खा लेते हैं, और उस बकरी को कोई और जानवर खा लेता है तो वहाँ पर वो तृतीयक हो गया। तो आप वहाँ पर याद रखिएगा, उपभोक्ता वाला जब भी प्रश्न आए तो जरा सोचना है उस पर कि यह जानवर आखिर खाता क्या है, यूज क्या करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द्वितीयक उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा उसको क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीय के अंदर 3 को तो जरूर याद रखेगा, बाघ, शेर और चीता। बाघ और शेर लगभग मिलता है, और एक चीता को याद रख लीजिएगा। बताइए क्या सब याद रखना है? बाघ, शेर, चीता, ये सब किस उपभोक्ता में आएगा? तृतीय उपभोक्ता में। अच्छा, बाघ को कभी कुछ खाते हुए देखे आप लोग? मनुष्य को भी खा लेता है ना। और शेर को नहीं याद है तो देखिए महिषासुर को खाता है ना, दुर्गा जी का शेर जी। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है आपको चीता। चीता जो है वो भी आपको दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 3 बात को जो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि जैविक घटक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे? उपभोग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो बताइए अजैविक घटक को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। अजैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। बताइए पहला क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक। लैंग्वेज में बोली तो जरा। अजैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और दूसरा है अकार्बनिक। बताइए आप। जैविक घटक को 2 भागों में, अजैविक घटक को कार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। फिर से बोलिए। अजैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक घटक और अजैविक घटक। बात समझ गए। और बताइए जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक 3 भागों में। कौन कौन? फटाफट बोलिए। अपघटक। फिर से बताइए, नहीं हुआ। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, पूछेंगे तब बोलेगा कि फटाफट बोल दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपको, तो ये चीज याद रखिएगा कि अजैविक घटक को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में। एक है आपको कार्बनिक घटक और दूसरा है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक है। तीसरा है कार्बनिक अजैविक घटक जो है
कार्बनिक अजैविक घटक जो है, ध्यान रखिए अजैविक लगा हुआ है, अजैविक, ठीक है। तो कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत जो आ जाएगा, तो देखिए यहाँ कार्बनिक है ना, तो कार्बनिक से पकड़ लीजिए ना कि यह जैविक हुआ कि अजैविक हुआ। एक चीज तो समझ में आया क्वेश्चन से। दूसरा है कि कहा कि कार्बनिक अजैविक घटक में क्या सब आता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बो लगा हुआ है, तो कार्बो मतलब कार्बनिक याद रखिएगा, इसका तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन और वसा को भी याद रख लीजिएगा। तो बताइए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कौन से घटक हैं, जैविक घटक या अजैविक घटक है। और अजैविक घटक में भी यह कार्बनिक है कि अकार्बनिक? कार्बनिक है। समझ गए ना, ये कार्बनिक घटक है। तो बताइए कार्बनिक घटक में क्या सब आया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट को याद रखना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या था आपको? प्रोटीन है। बताइए तो वसा कहाँ पर पाया जाता है? वसा को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फैट कहते हैं, और वसा को हम चर्बी भी बोल सकते हैं। और ये पाया जाता है दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं उसमें, और दूध में और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उस सब में वसा पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? खास तौर पर गाय का जो मीट होता है उसमें भी वसा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बात समझ में? यदि गाय के मीट को बराबर यूज किया जाए तो हार्ट का जो बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि कार्बनिक और जैविक घटक के अंतर्गत क्या सब आया? तो और बताइए प्रोटीन सबसे अच्छा किसमें मिलता है? दाल में मिलता है, दाल में भी, सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को भी। अगला प्रश्न है आपका अकार्बनिक अजैविक घटक। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। पहले था कार्बनिक अजैविक घटक। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक जैसे ही लग जाए तो याद रखिए जैविक नहीं बोलेंगे, अजैविक बोलेंगे, क्योंकि अजैविक घटक का ना वो आपको दोस्तों दो भाग में बटा गया है अजैविक घटक को, इसलिए कार्बनिक अजैविक घटक। तो देखिए यहाँ भी कार्बनिक अजैविक लगा है कि नहीं लगा है, और यहाँ अकार्बनिक अजैविक लगा कि नहीं लगा है। तो अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बनिक नहीं हो। अकार्बनिक मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बनिक नहीं हो। तो देखिए अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत जो आता है वो आपको मृदा मतलब क्या आता है? मिट्टी, जल, वायु और खनिज। और आपसे पूछे कि मिट्टी किस में आएगा? अच्छा, मिट्टी जैविक घटक है कि अजैविक घटक? अजैविक घटक है। मिट्टी में जीव है कि नहीं है? नहीं है। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि मृदा जो है, मिट्टी जो है वो अजैविक घटक है, और उसमें भी कार्बनिक है कि अकार्बनिक? जल जो है वो भी अकार्बनिक है। वायु अकार्बनिक, खनिज अकार्बनिक। आपसे प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं? जो खनन करके निकाला, बिल्कुल सही, जो मिट्टी के अंदर से खोद करके निकाला आता है। तो मिट्टी के अंदर से खोद के क्या क्या निकाला आता है? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी तेल, ये सब खनिज के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न आया कि अपघटक होते हैं, तो अपघटक कौन कौन होते हैं? देखिए अपघटक मतलब तो पता थी पहले हम। अपघटक के अंतर्गत आपको कवक भी आता है और आपको जीवाणु भी आता है। तो बताइए कवक और जीवाणु क्या है? अपघटक है। कवक और जीवाणु क्या है? कवक और जीवाणु अपघटक है, ठीक है। ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं, देखिए सफाई कर्मचारी जो साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपघटक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको अपघटक क्यों नहीं कहेंगे भाई? क्योंकि वो हम लोग साफ करना। समझ में आ गया ना? अब ये कॉन्सेप्ट खूब अच्छा से समझ में आया है आपको। तो यही बात समझा कीजिए। सफाई कर्मचारी, सफाई हम लोग जिसको त्याग कर मतलब यूजलेस कर दिए, अब बढ़नी से बहारते हैं, बाहर इनको फेंक देते हैं। उसको अभी मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाया गया योजना है या पीएम के द्वारा, वो सफाई कर्मचारी लेकर चलाया जाता है। तो सफाई कर्मचारी क्या हुआ? क्योंकि वह वातावरण को सुरक्षित रखने में, साफ सुथरा रखने में मदद करता है ना, इसलिए वो अपघटक कहलाएंगे। तो सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए। अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक जीव दूसरे को खाए। जरा समझिएगा प्रश्न को। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों और ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर, ये बात समझे कि नहीं समझे? एक जीव द्वारा दूसरे जीवों को खाए जाने पर, तो कोई उदाहरण लीजिए। जैसे बिल्ली चूहा को खाता है, तो बिल्ली के द्वारा चूहे को खाए जाने पर, यहाँ तक क्लियर हुआ? खाए जाने पर पोषक तत्व मतलब क्या आता है? जिसका पलाता है उसको पोषक तत्व कहते हैं ना, जिस पर शरीर का मतलब शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। तो बिल्ली के लिए पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? चूहा से। तो उस चूहा को खाने से जो पोषक तत्व मिला और उसके बाद जो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
खाद्य श्रृंखला कहते हैं मतलब एक जीव के द्वारा दूसरे जीवों को खाए जाने पर जो उसको पोषक तत्व मिला और ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर जो पोषक तत्व और ऊर्जा मिलता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझ में आया अब? तो यही खाद्य श्रृंखला आप देखे होंगे छोटे जूनियर वाले क्लास में इस तरह से बनाया हुआ होगा। देखिए पहले एक जीव, फिर दूसरा जीव, फिर 3 मार करके ऐसे करके बनाया हुआ रहता है। वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। एक दूसरे को खाने से पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण मतलब क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। हाँ, बात समझ में आ रहा है ना? आप अनार खाते हैं तो क्या अनार शरीर में लगता है कि अनार में से जो उसका एनर्जी निकलता है तो दूसरा रूप में बदल जाता है ना? समझ कि नहीं? तो वही रूपांतर मतलब समझे ना, बदल जाना। वो तो खाया चूहा, और चूहा किसे बदल गया? इसको प्रोटीन विटामिन फला जिससे मिला हो वो रूपांतरण हो गया ना, बदल गया ना। तो एक जीव के द्वारा दूसरे जीवों को खाए जाने पर जो पोषक तत्व मिला और जो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला उसको कहते हैं। यदि इसी को अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन कहते हैं। जिस तरह से साइकिल के चेन में देखिएगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से खाद्य श्रृंखला में ना एक जीव दूसरे से जुड़ा रहता है। अगर साइकिल का किसी चेन का एक गुटका टूट जाए, साइकिल चलेगा ना? नहीं। तो बस वही बात है। इसीलिए वातावरण में जो किसी प्राणी को कहता है नहीं मारने के लिए, इसका मतलब समझिए कि वो प्राणी अगर वातावरण से नष्ट हो जाएगा, अगर वो नष्ट हो जाएगा ना तो दूसरा जीव भूखा मर जाएगा और तीसरा जीव जिसको वो खाता था उसकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे जब उसको नहीं खाया जाएगा तो बढ़ जाएगा। बिल्ली मर जाए तो क्या बढ़ जाएगा? चूहा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और जो चूहा को खाता था और उसको मार दिया जाए तो दूसरा जीव मर जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। चलिए आगे है। खाद्य श्रृंखला बनती है तो खाद्य, अभी जैसे बताए थे खाद्य श्रृंखला के बारे में बताए थे ना, जीव का नहीं बताए थे आप लोग को? आप लोग एक खाद्य श्रृंखला का फिगर देखिए कहीं पर, ठीक है? तो खाद्य श्रृंखला जो बनती है उसमें तो यहाँ पर जरा समझेंगे आप लोग कि खाद्य श्रृंखला जो बना तो खाद्य श्रृंखला बनने में क्या क्या देखे थे? सबसे पहले क्या था? पेड़ पौधा था ना, तो पेड़ पौधा प्राथमिक उपभोक्ता होगा कि नहीं होगा? फिर पेड़ पौधा को भी कोई खाता था ना, तो क्या आया? द्वितीय उपभोक्ता। फिर उसको भी कोई खाएगा तो क्या आएगा? तृतीय उपभोक्ता। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होगा वो किन किन चीजों से मिलकर के होगा? प्राथमिक से, द्वितीयक से और तृतीयक से, और उससे भी पहले आपको बताए थे हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जितने भी जीव होंगे ना उसमें 3 प्रकार के होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जरा इस चीज को समझ लीजिए, इसी को जरा समझ लीजिए, है ना, कि खाद्य श्रृंखला जो बनती है उसमें उत्पादक होता है। तो अभी जस्ट आप उत्पादक देखे थे जो पेड़ पौधा था, बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए पेड़ पौधा को कौन खाता था? उपभोक्ता, है ना। उपभोक्ता को कौन खाता था? अपघटक। जैसे कि आपको उदाहरण की अगर बात करें तो आप सबसे पहले हरे पौधे, और हरे पौधे को खाएगा हिरन, और हिरन को कौन खाएगा? बाघ। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? हरे पौधा हो गया उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला कभी भी बनेगा तो उसमें 3 चीज होगा, याद रखिएगा। उत्पादक होगा, क्या क्या होगा? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए जी। आगे है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता जो है। देखिए अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि मानव जो है वो किस उपभोक्ता में आया? चर्चा की कर दिए थे कि मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आता है। चलिए याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे हम लोग? मानव को कहेंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न है किसी परितंत्र के, चलिए तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आपको मानव को रखा था। ये चीज़ याद रखिएगा, हमने समझाया था कि यदि पेड़ पौधा को खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता, और पेड़ पौधा को के अलावा, पेड़ पौधा के अलावा जो अगर मान के चलिए ये मांस को खाता है तो ये आपको द्वितीय उपभोक्ता का लगा। इसलिए मानव को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं और द्वितीय उपभोक्ता भी कह सकते हैं। तो मानव के बारे में खूब अच्छा से आप लोग समझ चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। कहता है कि किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों
की कार्यात्मक भूमिका, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु, क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। किसका प्रदर्शन किया जाता है? ऊर्जा पिरामिड का। किसका प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है। तो यहाँ प्रश्न जो है इसको एक बार पुनः हम लोग समझेंगे। प्रश्न क्या है? किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की, बोलिएगा जरा, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु के लिए तुलना करने हेतु जो प्रदर्शन किया जाता है, किसका प्रदर्शन किया जाता है? ऊर्जा पिरामिड का। एक बार पुनः फिर समझिए। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका को तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। फिर से समझिए, ऊर्जा पिरामिड किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका को तुलना करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। और इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो इसको जल्दी से आप लोग रटिए। तो इसको पुनः हम लोग याद करेंगे। किसी पारितंत्र के विभिन्न स्तरों की है ना कार्यात्मक भूमिका। बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न को हम लोग को रट के हो तो याद कर लें, अच्छा रहेगा। ये एक परिभाषा है। ये किसका परिभाषा है? तो ऊर्जा पिरामिड का परिभाषा है। ऊर्जा पिरामिड किसे कहते हैं? तो किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका को प्रदर्शन करने वाली भूमिका की तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग रट करके ही याद कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? जिस तरह से हम लोग आप लोग सोच लीजिएगा कि थोड़े से हम बच्चे वाले क्लास में हैं और इसको रट के ही याद कर लीजिएगा। और याद रखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जरा समझेंगे कि ऊर्जा पिरामिड सदैव मतलब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो सीधा क्या होता है? एक रेखा होता है ना। तो याद रखिए कि इसका आंसर 2-3 रह सकता है। पहले तो सीधा ये ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है, या एक रेखीय होता है, या एक दिशीय होता है। इसमें बहुदिशीय नहीं होता है, द्विदिशीय नहीं होता है, त्रिदिशीय नहीं होता है। इसमें एक दिशीय होगा, अर्थात सीधी होगा या एक रेखीय होगा। याद रखेगा इस प्रश्न में। मोस्ट भी प्रश्न ये दोनों प्रश्न जो आपको पता है ऊर्जा पिरामिड से संबंधित जो पता है, और सदैव ये वाला क्वेश्चन ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा पिरामिड के बारे में जो पता है, ऊर्जा पिरामिड जो सदैव होता है वो कैसा होता है? तो सीधा होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, खाद्य श्रृंखला के बारे में बता रहे थे कि खाद्य श्रृंखला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो फिलहाल में एग्जाम में पूछा था। तो एक जीव के द्वारा दूसरे जीवों को खाए जाने के बाद जो पोषक तत्व और ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, या उसी को खाद्य जाल भी कहते हैं। याद रखिएगा ये बात। जी सर। खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं और खाद्य जाल भी कहते हैं। तो बताइए ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है, हाँ, एक दिशीय होता है, सीधा होता है और एक रेखीय होता है। अगला है सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। यानी कि सबसे अधिक जो जैव विविधता मतलब होता है, जैव मतलब जीव, और विविधता मतलब विभिन्नता। विभिन्नता यानी कि जीवों में जो अधिक से अधिक विभिन्नता पाई जाती है, सबसे अधिक जो विभिन्नता देखने को मिलती है वो किस क्षेत्र में, किस में मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में मिलती है ना। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, सबसे अधिक जो जीवों में विविधता पाई जाती है वो आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। बताइए किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और वैसे भी समझिए ना, ये जो वन होता है, वन में कितने प्रकार की जीव पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? विविधता मतलब अलग अलग या विभिन्न प्रकार के, और जैव मतलब जीव। जैसे बताए तो वही है जैव विविधता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं हम। जैव विविधता एक चैप्टर ही होता है, 9th क्लास में चैप्टर है, देखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो जैव विविधता चैप्टर है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इसको रट करके आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वह आपको कहाँ देखने को मिलती है?
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है एक बचा हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर आपका एक लास्ट जो प्रश्न रह गया है इसको जरा देखेंगे। पारिस्थितिकी है, तो पहले आप मुझे ये बताएंगे, कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए आप बता दीजिए। इकोलॉजी कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम बताए थे कि जब तंत्र आ जाए तो सिस्टम लगाइएगा, और जब पारिस्थितिकी ही रहे केवल तो उसमें इकोलॉजी होगा। ठीक है, तो बताइए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र यानी कि पारिस्थितिक मतलब क्या? जीव और वातावरण। पारिस्थितिक मतलब जीव और ये बात क्लियर होगा कि नहीं? तो जीव और वातावरण से संबंधित जो आपको अनुसंधान होता है, जो कुछ खोज होता है, रिसर्च होता है, वो कहाँ पर होता है ना? कहाँ पर? बेंगलोर में। कहाँ पर होता है? बेंगलोर में। तो याद रखिए कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है ना वो आपको कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, बहुत सारे जो ग्रामीण इलाका के बच्चे होते हैं, जो आपको गाँव घर के बच्चे होते हैं, उसको अगर आप कहीं विज्ञान पढ़ने के लिए जाने के लिए तो क्या करेगा? अब भैंसी का जो बच्चा होता है पारी और पारा, तो पारी के साथ पारी को लेकर के चला जाएगा भैंस चराने के लिए, पारी को चराने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो पारी को जो चराने के लिए चल जाएगा, बात समझ, इसके बाद समझ ही गए होंगे आप लोग। विशेष बात इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम, बात समझ में आ रहा है? इसके आगे क्या हम बोलने वाले हैं वो समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो पारी लेकर के जो कहाँ जाएगा? वो बगल में चले जाएगा ना। पारी लेकर के ऐसा ना 2-3 कोस दिल्ली चल जाएगा, मुंबई चल जाएगा। पारी लेकर के कहाँ जाएगा? बगल में। लेकिन पारी लेकर के बगल में कब जाएगा ये बताइए? जब उसके गार्जियन उसको विज्ञान पढ़ने के लिए देंगे। इसलिए याद रखिए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहे। क्या कहे? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहे मतलब कॉन्सेप्ट इसमें जरा समझिएगा फिर से। पारिस्थितिक विज्ञान जैसे है तो समझिए कि विज्ञान पढ़ने के लिए बच्चा को कहेगा, वो बच्चा पारी को लेकर के चलेगा, पारी को सहलाते हुए, पारी को लार प्यार दुलार करते हुए लेकर के चला जाएगा। कहाँ पर? बगल में चला जाएगा उसको चराने के लिए। इसलिए याद रखिए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में। तो बताएंगे एक और फटाफट से कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु ही। याद रखिएगा कर्नाटक की भाषा कौन सी है? कर्नाटक राज्य की भाषा क से कन्नड़, क से कर्नाटक याद रखिएगा। क्या है? कन्नड़ भाषा है। ठीक है, कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, पहले बेंगलोर बोला जाता था लेकिन अब उसको बेंगलुरु बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? बेंगलुरु। तो बताइए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बात समझ में आया? चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।